हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में, ह्यूमन सेल्स के बारे में। ह्यूमन सेल्स के पार्ट 1 वीडियो में हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया। इसमें सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल फर्स्टली डिस्कवर किया गया था थ्रू द रॉबर्ट हुक इन 1965। ओके, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सेल्स की स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। ओके, सेल्स स्ट्रक्चर है सेल्स का। सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोजोम या फिर क्रोमेटिड थ्रेड होता है एंड न्यूक्लियोलस होते हैं। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स जो सेल्स की कवरिंग देख रहे हैं तो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन और या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। जो लेयरिंग है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसको लेयरिंग को कहते हैं, इस कवरिंग को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन भी किस तरह का प्रोटीन होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, और फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड मिलेगा उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कवरिंग को कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल की कवरिंग को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड मिलता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 30% सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं और 70% वाटर होता है। साइटोप्लाज्म में 70% वाटर मिलेगा। जो भी फ्लूइड है इसमें 70% वाटर रहेगा और 30% ऑर्गेनल्स होंगे। ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इसको कहते हैं सेल्स ऑर्गेनल्स। ओके, सेल्स ऑर्गेनल्स हिंदी में बोलेंगे कोशिकांग। नॉर्मल पूरे सेल को बोलेंगे कोशिका, हिंदी में सेल्स कोशिका, और ऑर्गेनल्स को बोलेंगे कोशिकांग। ओके, 30% ऑर्गेनल्स में आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सारे सेल्स ऑर्गेनल्स हैं। सेल्स ऑर्गेनल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसमें फ्लोट करते रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और सबका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक फीचर है सबका। ओके, वन बाय वन हम सारे ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनल्स क्या है, क्या फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में, और सेल्स के अंदर क्या इनका स्पेसिफिक फीचर्स है। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल्स के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक होता है, माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं जो कि हमारे सेल्स को एक साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है, जिसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जो सेल्स को नॉर्मली शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्ट्रक्चर आपको मिले, जो फ्लूइड मिल रहा है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो ये उभार लग स्ट्रक्चर मिलता है वो उसको कहते हैं क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, और यहाँ पे ही एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी फॉर्म होता है, मतलब एनर्जी का फॉर्म होगा। सेल्स की एनर्जी कहाँ से फॉर्म होगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होती है, सेल्स की एनर्जी फॉर्म होती है। इसीलिए इसको कहते हैं सेल्स का पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है जो सेल्स न्यूक्लियस के चारों तरफ आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं
उसको कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू इसमें भी दूंगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ इसकी सरफेस पे क्या है, कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है, सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम मिलेंगे उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म कराता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास लाइसोजाइम एंजाइम और हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इसको किल करने का काम करता है, और इसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू ये ऑटो डाइजेशन कर पाता है। सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है लाइसोजाइम के अंदर, और इस वजह से ही इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसको कहते हैं लाइसोसोम को। ओके, लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, मीन्स आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी होती है, ऑटो डाइजेशन रिएक्शन होता है इसमें, और कभी कभी क्या करता है सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो कि पूरे सेल्स में सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल्स का डिवीजन होने के टाइम पे दो पोल क्रिएट करने का काम करता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की वजह से सेल डिवीजन हो पाता है। कुछ ऐसे टाइप ऑफ सेल है जिसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो पाता, सेल डिवीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस सेल्स के अंदर प्रोसेसिंग और प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं गोल्गी अपरेटस। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो हॉलो स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें स्टोरेज होता है, सेल है जो हॉलो स्ट्रक्चर मिलता है सेल्स के अंदर उसको वैक्यूल कहते हैं, इसमें स्टोरेज होता है। ओके, स्टोरेज होता है एनर्जी का। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने अभी दिखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, और इसमें प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, और इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड और लिपिड सिंथेसिस होता है। कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉयड और लिपिड सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस होती है। और ड्रग का जो हम दवा खाते हैं, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन होता है सेल्स के थ्रू इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड सिंथेसिस होता है बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये हो गया सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर आप इस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप भी इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप के बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पोर, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, इसी के थ्रू न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होना है थ्रू द न्यूक्लियर पोर के थ्रू, जो भी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस और सेल्स के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन होना है थ्रू द न्यूक्लियर पोर के थ्रू यहाँ पे होता है। बीच में सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियोलस होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो रैंडम स्ट्रक्चर है, ये है क्रोमैटिन थ्रेड। ओके, क्रोमैटिन थ्रेड जब ये सेल डिवीजन होगा देन ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम में कन्वर्ट होकर ये हाफ डिवाइड होते हैं दो सेल में, दो सेल डॉटर सेल फॉर्म होती है सेल डिवीजन के बाद। ओके, पेरेंट सेल होंगे, देन ये डिवाइड होंगे दो अलग अलग क्रोमोजोम में डिवाइड होकर पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। फर्दर हम मेयोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर सेल, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे DNA RNA के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोजोम के बारे में।
न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र के बारे में। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप डायग्राम के देखिए, अगर मान लीजिए इस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस में, डीएनए के रिपेयर में, और सेल्स के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूक्लियस के थ्रू, उसका मेंटेन करता है। और डीएनए रिप्लिकेशन, आरएनए रिप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। उसके बाद आता है, इसमें होता है क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है एक तरह का एक क्रोमोजोम है। इस तरह के क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। क्रोमोजोम के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रहा है, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड होता है क्रोमोजोम के अंदर ही होगा। डीएनए आरएनए पैक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हिस्टोन प्रोटीन इस तरह के हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें डीएनए आरएनए इस तरह से बंधे होंगे, फिर हिस्टोन प्रोटीन होगा, फिर डीएनए आरएनए इस तरह से बंधे होते हैं। और फर्दर हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो आपका क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल है वो पैकअप रहता है, पैक करके इसमें पैक रहता है पूरा डीएनए आरएनए और आपका जेनेटिक मटेरियल। ओके, इस क्रोमोजोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में दो होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ओके, इस तरह से होगा डबल स्टैंडर्ड, जो कि लार्ज होगा इन कंपेरिजन टू आरएनए। ओके, जबकि राइबो न्यूक्लिक एसिड जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और स्मॉल होता है। डबल स्टैंडर्ड होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। इसमें 3 होते हैं फॉस्फेट, 3 तरह के कंपोनेंट होंगे, फॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। फॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ओके, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन एंड थायमिन। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ डबल है, स्मॉलर मॉडल है, डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं। यहाँ पे आपका एडेनिन, थायमिन, ओके, ऐसे ग्वानिन साइटोसिन, इस तरह से बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। इस तरह से ये डीएनए हमारा होता है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, लार्ज होता है, इसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन आपका एडेनिन ग्वानिन होगा और साइटोसिन थायमिन पिरिमिडिन होता है। ओके, नाइट्रोजनस बेस होगा। इस तरह से ये होता है डीएनए के बाद आते हैं आरएनए के ऊपर। आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहते हैं। आरएनए मेनली प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन और मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है एमआरएनए। आरएनए का फॉर्मेशन भी होता है डीएनए के थ्रू ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, फॉस्फेट, राइबो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। फॉस्फेट, राइबो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस 3 पार्ट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, जैसा कि डीएनए में होता है। फर्स्ट है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन होगा, सेम एडेनिन एंड ग्वानिन होगा प्यूरिन में। पिरिमिडिन में अलग होता है साइटोसिन एंड यूरेसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है आपके लिए कि पिरिमिडिन, आरएनए की पिरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, तो होता है इसमें यूरेसिल और साइटोसिन, जबकि यहाँ पे मिलेंगे साइटोसिन और थायमिन मिलते हैं, लेकिन आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल मिलता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। डीएनए से डीएनए बने उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। ओके, रिप्लिकेशन। ओके, डीएनए से एमआरएनए बने बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस उसको कहेंगे ट्रांसलेशन।
ओके। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है सेल्स न्यूक्लियस के अंदर होगा। डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। लेकिन एमआरएनए, जैसे ही एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल्स के अंदर। मतलब सेल्स है जहाँ राइबोसोम्स है, राइबोसोम से अटैच होगा आरएनए और वहाँ से फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। ओके। इस इमेज के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिड कब कहेंगे, क्रोमोसोम कब कहेंगे और डीएनए कब कहेंगे। ओके। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं। ओके। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का, तो ये स्ट्रक्चर है आपका क्रोमोसोम, इसको कहेंगे क्रोमोसोम। ओके। जो इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं तो कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर इस तरह के कॉइल लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसको कहते हैं, एरिया को बोलेंगे क्रोमैटिड्स। ओके। सो कहेंगे क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड, अब क्रोमैटिड पर एक क्रोमैटिड को अगर ओपन किया जाए और उसके स्ट्रक्चर को और स्ट्रेच किया जाए तो वो जो लूप फॉर्म होता है, जो लूप फॉर्म होगा, लूप ओपन होंगे। अब लूप के अंदर ही आप अगर देखेंगे तो जो क्रोमैटिड्स हैं वो कॉइल किए गए हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप किए गए हैं। ओके। तो इसको कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर्स। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन बंधे होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होता है, क्रोमैटिन फाइबर। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमैटिन और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, जो कि इस स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलेंगे क्रोमैटिड एंड क्रोमैटिन फाइबर। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमोसोम, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे इसको क्रोमोसोम। एंड क्रोमैटिन्स को ओपन कर दिया जाए, अगर ओपन कर दिया जाए, जो डीएनए के रूप में ओपन हो जा रहा है, डीएनए जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ओपन हो जाए, इसको कहते हैं डीएनए, जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ओके। और इसके अंदर ही होता है न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन के अंदर ही मिलता है न्यूक्लियोसोम। इसके बीच में जो दो क्रोमैटिन के बीच में जो ये लिंकेज है, इसको बोलेंगे लिंकेज डीएनए लिंकेज कहेंगे। ओके। नेक्स्ट है सेल टाइप। अभी तक हमने एक कॉमन सेल्स के बारे में पढ़ा, कॉमन सेल्स के ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म सब के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं। ओके। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। द एम्ब्रियो एंड सम अडल्ट टिश्यूज सच एज बोन मैरो हाउस देम। ओके। एम्ब्रियो और कुछ एडल्ट टिश्यू जैसे बोन मैरो है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं जिसको प्रिजर्व करके रखते हैं और हम उसको अलग तरह के सेल्स या टिश्यू फॉर्म करने में यूज़ किया जाता है स्टेम सेल्स को। ओके। नेक्स्ट है बोन सेल। देयर आर एट लीस्ट 3 ट्रस्टेड सोर्स मेन टाइप ऑफ बोन सेल। ओके। 3 ट्रस्टेड सोर्स, 3 तरह के सेल्स हैं जो कि बोन सेल में पाए जाते हैं। फर्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट विच डिजॉल्व बोन, जो कि बोन को डिजॉल्व करने का काम करते हैं। ओके। बोन को डिजॉल्व करेंगे, बोन को डीमिनरलाइज करने का काम करते हैं। डिजॉल्व में डीमिनरलाइज, कैल्शियम फॉस्फेट को उसको डीमिनरलाइज करने का काम कर रहे हैं बोन डिजॉल्व। ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल विच फॉर्म न्यू बोन सेल, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट जो कि फॉर्म कराता है न्यू बोन्स को, बोन के ग्रोथ में हेल्प करता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट विच हेल्प कम्युनिकेट विथ अदर बोन सेल। ऑस्टियोसाइट जिसको बोन सेल भी कहते हैं, जो कि अदर बोन सेल के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ऑस्टियोसाइट सेल। ओके। दिस इज द बोन सेल। ओके। नेक्स्ट है ब्लड सेल। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल, white blood cell, platelets. Okay. Red blood cell which carry oxygen around the body, white blood cell which are part of immune system, platelet which help blood clot to prevent blood loss after injury के बाद blood loss होने से बचाता है, क्योंकि होता है क्लॉट करके blood loss से हमें बचाता है। neutrophil, basophil, other type of white blood cells, they are important for our immune system. नेक्स्ट है मसल सेल ऑल्सो कॉल्ड मायोसाइट्स।
मसल सेल्स को मायोसाइट्स कहते हैं। मसल सेल आर लॉन्ग ट्यूबुलर सेल। मसल सेल आर इम्पॉर्टेंट फॉर range of function, range of motion, range of movement, okay, movement, support and internal functions such as peristalsis and the movement of food along the gut. Muscle cells are important for range of function, बहुत सारे फंक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मूवमेंट्स, सपोर्ट्स, इंक्लूडिंग मूवमेंट, सपोर्ट, इंटरनल फंक्शन सच एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस भी हमारे मसल्स की वजह, मसल सेल्स की वजह से हो पाता है। पेरिस्टालसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग द गट, गट में फूड के मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। ओके, ये सारे फंक्शन हमारे मसल सेल्स के थ्रू होते हैं। मसल सेल्स मूवमेंट, सपोर्ट, इंटरनल फंक्शन में हेल्प कराता है। नेक्स्ट है स्पर्म सेल। दिस टैडपोल शेप सेल आर स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, they are motile, meaning that they cannot move. They are motile but they cannot move. They achieve this movement by using their tail, which contain energy giving mitochondria. They are motile, motile है लेकिन ये मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने टेल के थ्रू मूव करते हैं। टेल के मूवमेंट की वजह से मूव करते हैं। टेल में इनके एनर्जी प्रोड्यूसिंग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है जिसके थ्रू टेल को एनर्जी प्रोवाइड होता है और वो मूवमेंट कर पाता है। स्पर्म सेल कैन नॉट डिवाइड, स्पर्म सेल डिवाइड नहीं होता, दे ओनली कैरी वन हैप्लॉइड अनलाइक द मेजॉरिटी ऑफ सेल विच कैरी डिप्लॉइड। क्रोमोजोम नॉर्मली 23 पेयर होते हैं लेकिन इसमें 23 नंबर्स के क्रोमोजोम होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जनरली जो भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन स्पर्म सेल हैप्लॉइड होता है, हाफ एन होता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फीमेल एग सेल। फीमेल एग सेल कंपेयर विथ स्पर्म सेल, द फीमेल एग सेल इज जियांट। अगर स्पर्म सेल से कंपेयर किया जाए, मेल की स्पर्म सेल से अगर कंपेयर किया जाए तो फीमेल का जो एग सेल होता है वो जियांट मतलब बहुत बड़ा होता है इससे कंपेरिजन में। इट इज़ अ लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, और फीमेल एग सेल जो होता है लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होता है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है, जबकि स्पर्म सेल होता है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल होता है। द एग सेल आर हैप्लॉइड सो दैट क्रोमोजोम फॉर्म स्पर्म एंड एग can combine and create diploid, okay, cell during process of fertilization के टाइम पे ये डिप्लॉयड हो जाते हैं एंड कंबाइन होकर डिप्लॉयड फॉर्म करते हैं, डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फैट सेल। फैट सेल और ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट्स, फैट सेल को एडिपोसाइट्स कहते हैं। द मेन एडिपोज टिश्यू कंस्टिट्यूट्स, दे कंटेन stored fat called triglyceride that the body can use as energy. फैट सेल स्टोर करता है फैट को एज अ ट्राइग्लिसराइड जो कि बॉडी में एनर्जी के एज एनर्जी यूज होता है। वंस द बॉडी यूज्ड ट्राइग्लिसराइड द फैट सेल श्रिंक। एक बार बॉडी अगर ट्राइग्लिसराइड को यूज़ कर लिया है तो फैट सेल जो है श्रिंक हो जाता है, फैट सेल श्रिंक हो जाते हैं। एडिपोसाइट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स। एडिपोसाइट्स कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एडिपोसाइट सेल कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट सेल्स। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट सेल्स एंड ऑर्गेनल्स। इफ you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.